आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। बांकीपुर उपचुनाव का असर क्या होगा, इसके मायने आपको समझाएंगे। दूसरी खबर जो आज इस बुलेटिन में हम समझने वाले हैं वो होगी बांकीपुर में हार के बाद आरजेडी में तकरार को समझिए, क्योंकि आरजेडी के भीतर से अब ये स्वर उठने लगे हैं। तीसरी खबर हम आपको समझाएंगे जेपीएससी पर जारी विवाद को समझिए, क्योंकि 11वें दिन भी लगातार 11 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। और चौथी खबर आपको बताएंगे मुफ्त स्टीमर सेवा के मायने समझिए। दियारा के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस परिणाम का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाला है। आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और इसके परिणाम ने बिहार की सियासी हलचल को काफी बढ़ा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद आने वाले समय में बिहार की सियासत कितनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी बिहार चुनाव होने में 4 साल का वक्त है, तो असर या प्रभाव जैसी कोई बात तो नहीं, पर पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव में उलट ही साबित हुए हैं। ऐसे में एनडीए के नेता भी इस उपचुनाव परिणाम को कोई फैक्टर नहीं मानते। हाँ, हार की समीक्षा की बात जरूर की जा रही है। लोकतंत्र में तो हार जीत एक प्रक्रिया है और चुनाव हम लोग हारे हैं तो उसकी गहन समीक्षा होगी, एनडीए गहन समीक्षा करेगी। ये थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की सियासत तो प्रभावित नहीं होने वाली, पर पीके की भूमिका को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर इस बार सड़क पर तो आवाज उठाते ही रहे हैं, गांव के खेत खलिहानों से लेकर के और शहर की सड़कों तक तो इनकी आवाज थी। अब इनकी आवाज सदन में भी गूंजेगी। दरअसल कोई भी उपचुनाव परिणाम राज्य स्तर के रुझान को नहीं दिखाते, क्योंकि उपचुनाव मुख्य रूप से विधायक चुनने के लिए एक स्थानीय चुनाव होता है, न कि राज्य सरकार चुनने के। वैसे बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने कुछ अहम सवाल भी छोड़े हैं जिन पर निगाह रखनी होगी। वोटरों का कम उत्साह उपचुनाव पर असर डाल सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के बावजूद कम वोट का पड़ना सवाल तो खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट क्या कहता है? बांकीपुर उपचुनाव के इस रिजल्ट से क्या असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? ये कई सवाल हैं और इसे हम आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए, बांकीपुर उपचुनाव का बिहार की सियासत पर कितना असर होगा या नहीं भी होगा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का असर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये खबर समझनी होगी कि आखिर पूरी खबर क्या है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बम्पर जीत हुई है। अब प्रशांत किशोर की जीत के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव की बात अब कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे बांकीपुर विधानसभा में। पर सवाल है, क्या एक सीट पर चुनाव जीतने वाले प्रशांत किशोर बिहार को वाकई बदल देंगे? इस एक सीट पर मिली जीत का आगे कितना असर होगा, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। तो पिछले कुछ उपचुनाव का इतिहास समझिए। देखिए, 1994 का वो वक्त था जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव हुए और उस वक्त लवली आनंद ने शानदार जीत वैशाली से हासिल करके बहुत
सुर्खियां बटोरी थी, उस वक्त भी ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन इस जीत को लालू प्रसाद की हार के तौर पर उस वक्त प्रचारित किया जा रहा था और उसके ठीक 1 साल के बाद बिहार में फिर विधानसभा का आम चुनाव हुआ, यानी 1995 में। साल 1995 में लालू प्रसाद ने शानदार जीत हासिल करके बिहार में अपनी सरकार फिर से बना ली। 2009 में भी बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए। 2009 में बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए, जिस पर 13 सीट पर आरजेडी की दमदार जीत हुई। आरजेडी ने इसे अपनी वापसी का एक संकेत भी बताया था। लेकिन ठीक अगले साल 2010 के आम चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया, यानी एनडीए की सरकार बिहार में बनी। फिर 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में यूपी उपचुनाव हुआ। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट थी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो फूलपुर से विधायक थे। दोनों सीट पर उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से यहां हरा दिया। साल 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हो गई। उपचुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की फिर से यूपी में वापसी हो गई। तो इतिहास आपने समझ लिया, अब आप समझिए आगे क्या होगा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का बिहार की सियासत पर कितना असर होगा, अब आप इसे समझिए। तो अगर इतिहास के आधार पर कहें तो उपचुनाव का असर अक्सर पूरे राज्य पर नहीं होता है, यानी जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है ये पूरे राज्य पर को प्रभावित करे ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष को झटका लगा है, लेकिन आम चुनाव में उपचुनाव से एकदम अलग ही नतीजे सामने आते रहे हैं। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक सीट की जीत को पूरे बिहार का जनादेश नहीं कहा जा सकता है। उपचुनाव अक्सर स्थानीय समीकरणों के आधार पर ही होते हैं, यानी उस वक्त जो मतदाता हैं वो स्थानीय समीकरण के आधार पर वोट देते हैं। उपचुनाव उम्मीदवार और तत्कालीन मुद्दों से ही प्रभावित होते हैं और पीके के लिए मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बढ़त ये जरूर है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन चुके हैं। प्रशांत किशोर को लेकर विशेषज्ञ थोड़े असमंजस में अभी दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की एक फाइटर की इमेज है और उनके प्रभाव को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में ही पीके की असली पकड़ का अब पता चल सकेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हो गया, पर सियासत नहीं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के गढ़ में पीके की जीत बीजेपी के लिए बड़ी हार है। हालांकि उन्होंने आरजेडी के हार की समीक्षा की बात भी कही, पर उनकी पार्टी के नेता आरजेडी की हार के लिए तेजस्वी यादव के अगल बगल बैठने वालों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बांकीपुर की हार के बाद आरजेडी में असंतोष और बढ़ गया है। पार्टी के नेता इस हार के लिए तेजस्वी यादव के अगल बगल बैठने वाले लोगों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए ऐसे लोगों को तत्काल बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की मांग कर दी है। हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है, और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए। बांकीपुर की हार से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं में हताशा है। संगठन की मजबूती पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये हार आरजेडी की नहीं बल्कि बीजेपी की है। और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का
एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। बिहार में सालों तक सत्ता में रहने वाली पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल एक नई पार्टी की एंट्री के बाद अपने उम्मीदवार की जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाए। ये आरजेडी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के नेता घर में भेदी होने का आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप न तो पहली बार लगा है, न ही किसी एक नेता ने लगाया है। ऐसे में देखना होगा कि अपनी पार्टी के नेताओं के इशारे को तेजस्वी यादव कितनी गंभीरता से लेते हैं और आने वाले समय में आरजेडी में कोई संगठनात्मक बदलाव होता भी है या नहीं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट के अब साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। मतलब जहां एक तरफ इससे बीजेपी को झटका लगा, तो आरजेडी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरजेडी का बहुत ही खराब प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। अब आप पूरी खबर समझिए। बांकीपुर में हार के बाद आरजेडी में क्या अंतर कला हो गया है, ये हम आपको समझाएं। उससे पहले आप ये जानिए कि पूरी खबर क्या है। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया। संगठन की कमजोरी से आरजेडी की हार हुई, ये बात भाई वीरेंद्र ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि नेतृत्व के पास बैठे कई चेहरे जो हैं वो गलत हैं। तेजस्वी पर गलत लोगों पर भरोसा करने का आरोप भी भाई वीरेंद्र ने लगाया है। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के करीबियों पर भाई वीरेंद्र ने सीधा हमला बोल दिया। और देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी या लालू परिवार के अंदर से ही ऐसी आवाज उठी हो। इससे पहले भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ चुके हैं। किसने क्या क्या कहा है, हम आपको अब ये समझाते हैं। तो सबसे पहले बात शिवानंद तिवारी की। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। विधानसभा चुनाव के बाद जब विदेश यात्रा पर तेजस्वी चले गए तो उस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। हार के बाद कार्यकर्ताओं को अकेले छोड़ने का आरोप शिवानंद तिवारी ने लगाया था। रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने भी तेजस्वी यादव के करीबियों पर सवाल उठाए थे। आपको याद होगा, वो घर छोड़कर भी चली गई थी। पार्टी और परिवार में फूट डालने का आरोप उन्होंने लगाया था। यही नहीं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी ये आरोप लगाते रहे हैं। आरजेडी में जयचंदों के खिलाफ आवाज उन्होंने भी उठाई। उदय नारायण चौधरी स्थापना दिवस पर उन्होंने भी निराशा जताई थी। उदय नारायण चौधरी की नाराजगी इस बात से थी कि पहले ही तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस मना लिया था। कार्यकर्ताओं से बात नहीं करने का आरोप भी उदय नारायण चौधरी ने तेजस्वी यादव पर लगाए थे। यानी ये पहला मौका नहीं है। आरजेडी के कई नेता हैं जो सवाल उठा चुके हैं। अब आप खबर तो समझिए। पिछले 2 चुनाव से आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। विधानसभा में महज 25 सीट ही आरजेडी इस बार लेकर आ पाई थी। नतीजों के कुछ दिन बाद ही तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। बांकीपुर में उपचुनाव के प्रचार से भी तेजस्वी यादव गायब ही रहे। चुनाव की घोषणा के बाद ही तेजस्वी यादव विदेश चले गए और महज 2 दिन पहले, यानी चुनाव प्रचार के 2 दिन पहले वो एक्टिव हुए और तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी का असर नतीजों पर पड़ा। माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की गंभीरता पर अब आरजेडी के भीतर से सवाल उठ रहे हैं। संगठन के नेता कार्यकर्ता में निराशा दिख रही है और तेजस्वी यादव के करीबियों पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी को लेकर गंभीर नहीं हैं, ये आरजेडी की तरफ से ही बातें सामने आ रही हैं। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। जेपीएससी और जेएसएससी सहित झारखंड में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग के साथ ही छात्र सरकार के फैसले की उम्मीद में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और सीएम से पहल की मांग भी कर रहे हैं। पूरे मामले पर सीएम ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। तो वहीं छात्रों के समर्थन में विपक्ष का सरकार पर हमलावर रुख जारी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेपीएससी में गड़बड़ी पर घमासान भारी।
छात्रों का आंदोलन 11वें दिन से जारी। सरकार की ओर से नहीं मिला रिस्पॉन्स। भविष्य की चिंता के बीच जारी है संघर्ष। सीएम ने कहा, गंभीर है सरकार, फैसला जल्द। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां छात्रों का आंदोलन 11 दिन से जारी है। खुले में टेंट और तिरपाल के नीचे सत्याग्रह पर बैठे छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। अपने सपनों और भविष्य को संवारने की मुहिम छोड़कर आंदोलन में जुटे छात्रों का अब दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है। जो वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। खराब हो रही तबियत के बीच देवेंद्र नाथ ने सीएम से खुद बातचीत की पहल की अपील की। बोल रहे बात कीजिए, मेरे को सुनिए मेरा मांग को, अगर बात नहीं करेंगे तो इस्तीफा लेंगे। तो ये बताइए कि आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे? ये मांग बहुत है, ज्यादा बोलने का स्थिति में नहीं है। 11 दिन से जारी छात्रों के आंदोलन पर सरकार भी बेखबर नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाला जा रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चले छात्रों के आंदोलन ने देश भर के राजनीतिक दलों और आम लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन रांची में आंदोलन में जुटे छात्रों की मुहिम अभी राष्ट्रीय सुर्खियों में पूरी तरह नहीं आ पाई है। सरकार की ओर से कार्रवाई के बाद भी छात्रों का भरोसा नहीं हो पाना बड़ी बात है। जरूरत है सीएम की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद ठोस पहल की, ताकि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन का रास्ता अपनाने वाले छात्र फिर से पढ़ाई पर लौट सके और भविष्य के बेहतर झारखंड की नींव मजबूत कर सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ रामगढ़ से गौरव झा और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी के इस विवाद को। अब आप समझिए क्या है जेपीएससी विवाद। सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं। देखिए, 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। ओएमआर शीट में कथित छेड़छाड़ का आरोप है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लग रहा है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए हैं। जारी की गई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं थे और रिजल्ट जारी करने की इस पूरी प्रक्रिया पर छात्र सवाल उठा रहे हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। मामला जब बढ़ा तो सरकार ने एक्शन लिया और सीआईडी जांच शुरू की गई। एल ख्यांगते ने जेपीएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब तक इस पूरे मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीआईडी की जांच अभी भी जारी है। रांची में राज्य भर के छात्र धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब छात्रों की मांग क्या है ये भी जान लीजिए। तो पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा कैंसिल हो और दोबारा एग्जाम कराया जाए, छात्रों की ये भी मांग है। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका है उनकी फोरेंसिक जांच हो। सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट सार्वजनिक की जाए, ये मांग छात्र कर रहे हैं। दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, ये भी मांग है। भविष्य की परीक्षाओं में डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाई जाए। विवादित परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाए, छात्रों की ये मांग है। अब आप समझिए कि छात्र सीबीआई जांच की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं। तो राज्य स्तर की जांच एजेंसियों पर छात्रों को अब भरोसा नहीं है। मामला विभागीय जांच तक सीमित रहा तो इसमें लीपापोती हो सकती है, ऐसा शक भी है। अब सीबीआई जैसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। सरकार इस पर क्या कह रही है वो भी जान लीजिए।
तो छात्रों की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। सरकार का कहना है कि गड़बड़ी के प्रमाण अगर मिलते हैं तो एक्शन सख्त से सख्त लिया जाएगा। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने पर काम जारी है। परीक्षा के लिए तकनीकी सुधारों पर काम भी किया जा रहा है। यानी सरकार ये आश्वासन दे रही है छात्रों को कि सख्त कार्रवाई इसमें जरूर होगी, लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। दानापुर के दियारा क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी है। नासरीगंज घाट से मुफ्त स्टीमर सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा से दियारा की 6 पंचायतों के लाखों लोगों को रोजाना नदी पार करने में सुविधा मिलेगी। अब लोगों को छोटी नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर सफर नहीं करना पड़ेगा। देखिए, दियारा वासियों का यहाँ 4-5 लाख आबादी है। आबादी को और दियारा वासियों को दर्द को देखते हुए बिहार के यशस्वी जी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और माननीय विधायक जिसके रामकृपाल जी के सहयोग से आज से जो है फक्कर मोहतम नासरीगंज घाट पर जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखा करके आज से जिसकी शुभ आरंभ किया जाएगा। दियारा वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। लोगों में बहुत बड़ी खुशी का उपहार है। बाढ़ के समय में जो है हर समय आंधी तूफान में माँ बहन परिवार दियारा के लोगों के आने में जो परेशानी होती है उससे बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कैसे ये मुफ्त स्टीमर सेवा लोगों के लिए काफी सहायक होने वाली है। आप पूरी खबर समझिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पूरी खबर क्या है। दानापुर के दियारा क्षेत्र के लोगों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कैसे? तो नासरीगंज घाट से मुफ्त स्टीमर सेवा की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे हरी झंडी दिखाई। अब 6 पंचायतों के लाखों लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। स्टीमर के फायदे क्या हैं ये आप समझिए। तो दियारा के लोगों का सफर अब पहले से ज्यादा आसान होगा। एक बार में 250 यात्री एक बार में सफर कर सकेंगे। सरकार की ओर से ये सेवा बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। बरसात में दरअसल पीपा पुल खोल दिया गया है। तेज धार में खतरनाक होता है नाव का सफर। छोटी छोटी नाव पर ओवरलोडिंग करी जाती है जिससे काफी खतरनाक ये सफर साबित होता है। सुरक्षित और नियमित नदी पार की सुविधा अब लोगों को मिलेगी। इसके साथ ही छात्र, मरीज और किसानों को सीधे सीधे इसका फायदा मिलेगा। बाजार और अस्पताल तक लोगों की पहुंच अब आसान होगी। कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना भी दियारा के लोगों के लिए आसान होगा। स्थानीय व्यापार को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। दियारा क्षेत्र में वर्तमान में 58 विद्यालय संचालित हैं। 95 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये शिप चलने वाली है तो शिक्षक जो हैं वो समय पर आ जा सकेंगे। बरसात के कारण लोगों का जीवन नहीं रुकेगा। पहले जो प्रभावित हो जाता था, लोगों को बिल्कुल डर के साए में सफर करना पड़ता था, तो ये अब नहीं होगा।